हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024 एंड 25 एग्जाम का सिलेबस जो आपका है वो चेंज्ड हो गया है। मतलब आपका जो पार्ट ए है, मतलब नॉन टेक्निकल इन द सेंस एमपी जीके एंड आईसीटी का पार्ट भी आपका चेंज हो गया है, और साथ ही साथ टेक्निकल सिलेबस के अंदर भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो आयोग के द्वारा किए गए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम टेक्निकल सिलेबस को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हम जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन यहां पे डिस्कस करते हैं कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 जो हमारी होने वाली है, इसके अंदर परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। क्या परीक्षा का पैटर्न भी यहाँ पे चेंज किया गया है? परीक्षा के पैटर्न के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये परीक्षा योजना है और इसके अंदर जो अंक योजना इन्होंने दी है वो क्या दी हुई है। पहले भी आपका जो पार्ट ए आपका है, जो पार्ट ए आपका है उसके अंदर सामान्य अध्ययन जो है वो आपका पूछा जाता था। प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 रहेगी, पूर्णांक आपका 150 रहेगा। मतलब यहीं से आप समझ लो कि जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा मैक्सिमम 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो जो पार्ट बी आपका रहेगा, इस पार्ट बी के अंदर जो भी आपकी स्ट्रीम रहेगी उस स्ट्रीम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात की जाए तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपकी जो कोर स्ट्रीम यहां पर है, 3 स्ट्रीम आपकी दी गई है। और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी पर्टिकुलर स्ट्रीम से वो आपकी 100 रहेगी। मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हुआ तो 300 नंबर का आपका यहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल अगर योग यहां पे देखोगे तो 150 आपके कुल प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। और यह आपका टोटल कितना होगा, 450 नंबर का आपका जो परीक्षा है, रिटर्न एग्जाम है, वो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। साक्षात्कार की बात की जाए, मतलब इंटरव्यू की बात की जाए, तो 50 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके इंटरव्यू से पूछे जाएंगे। ठीक है, और कुल अंकों की बात की जाए तो कुल 500 अंकों का आपका यहां पर पेपर होने वाला है। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो आपका 500 मार्क्स पर होगा। ठीक है, अगर प्रश्न पत्र की अवधि की बात की जाए तो 3 घंटे का हमें समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। मतलब जो हमारा परीक्षा योजना है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, ये आपका एज इट इज सेम है जो लास्ट ईयर आपका था। आगे थोड़े से और पॉइंट पे अपन डिस्कशन करें तो जैसे कि ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि भैया 3 घंटे का समय यहाँ पे मिलने वाला है। सभी प्रश्न जो आपके होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब कि एमसीक्यू टाइप आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको एक सही जवाब यहाँ पर क्या करना है, आपको चयन करना है। अगर एक से ज्यादा आपने यहां पर ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, अब आप बोलोगे एक से ज्यादा कैसे, क्योंकि ये परीक्षा आपकी ओएमआर बेस्ड परीक्षा होने वाली, ऑफलाइन पद्धति से आपकी इस परीक्षा को कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर एक से ज्यादा गोले आपने ओएमआर सीट के अंदर भर दिए एक ही क्वेश्चन के आंसर में, तो वो आपका जो आंसर है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब अगर आगे बात की जाए तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 40% अंक लेके आना है। तो याद रखना, पृथक पृथक मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंदर आपको सेपरेटली 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है। ठीक है, अगर कैटेगरी की बात की जाए, अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटेगरी आप यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, कमजोर वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन जो आपके हैं, अगर इस श्रेणी के जो आवेदक हैं इनके लिए जो 40% की अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर आपको 10-10% की छूट मिल जाएगी। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लेके आना है वो आपको 30% यहां पर लेके आना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। याद रखना, इस परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है और 3R-W का यहाँ पे फॉर्मूला चलता है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होने वाला है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। ठीक है,
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक मूल्यांकन जो आपका है इस परीक्षा के अंदर होगा। आगे अगर अपन बढ़े तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पार्ट ए आपका रहेगा, मतलब कि नॉन टेक्निकल वाला जो आपका पार्ट रहेगा, जिसके अंदर आपसे एमपीजीके और आईसीटी वाला जो आपका पार्ट है, यह पार्ट आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर ये प्रश्न पत्र आपका आएगा। लेकिन याद रखना कि जो आपका खंड बी रहेगा, मतलब कि पार्ट बी जो आपका रहेगा, कोई सी भी आपकी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, यह केवल आपको अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। किसमें मिलेगा? अंग्रेजी भाषा में आपको ये पेपर मिलेगा। आगे अगर बात की जाए तो परीक्षा के परिणाम वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है इस क्लॉज के अंदर। ठीक है, साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया 50 नंबरों का होगा। याद रखना ये चयन प्रक्रिया जो है ये पूरी की पूरी आपकी ऑफलाइन पद्धति से होने वाली है, मतलब पेपर हमारा जो होगा वो ओएमआर सीट आधारित हमारा यहाँ पर पेपर होगा। यही सारा पैटर्न हमारा लास्ट ईयर था, मतलब पैटर्न के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। परीक्षा योजना, अंक योजना आपकी वैसी ही है जैसे आपका पहले पेपर हुआ। जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं आपके सिलेबस के अंदर। अगर मैं बात करूं इस पार्ट ए की, तो पार्ट ए की जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं इसकी ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल के अंदर, जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी आपको बोला था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आयोग के द्वारा नहीं बोला गया था कि ये सिलेबस एमपीपीएससी एई के अंदर आएगा या नहीं आएगा। वो प्रोबेबिलिटी आपकी सही हो गई है, मतलब कि एमपीजीके का सिलेबस चेंज आपका हो गया, तो इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अभी मैं जो बात करने वाला हूं इस वीडियो में, वो हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और बात हम कर रहे हैं पार्ट बी की, कि पार्ट बी के अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या सिलेबस चेंज हुआ है, इस पर अपन बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं हमारे सिलेबस की ओर, और टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन को, डेट इज सेक्शन बी। ठीक है, और यही वो सेक्शन है जो कि आपको परीक्षा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़े तो अपन सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को लेके आते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो यूनिट 1 कभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस हुआ करता था, वो आपका हाईवे इंजीनियरिंग बन गया है। मजाक की बात है, ठीक है। चलो, तो पहले जो सिलेबस था ना आपका, तो उस पहले सिलेबस में स्ट्रक्चरल एनालिसिस सबसे पहली यूनिट थी, और अभी जो सिलेबस आया है आपका उसके अंदर जो हमारी यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 के अंदर आपसे पूछा जाएगा हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब यार समझना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लिखा हो तो आपसे हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट तीनों पार्ट आपसे पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे मेंशन है हाईवे इंजीनियरिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाईवे इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा। और हाईवे के अंदर भी क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, उन पे अपन थोड़ा सा गौर करते हैं। देखो, जैसे कि इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। जो हिस्ट्री हम छोड़ देते थे बीटेक के टाइम पर, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड वगैरह कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद मतलब शुरुआत से सबसे पहले कौन सा रोड आया, फिर कौन सा रोड आया, फिर कौन सा रोड आया, मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, अलाइनमेंट की बात करें, जियोमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन की बात करें, और साथ ही साथ रूरल रोड्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में एक हिस्ट्री वाला पार्ट आपका है। ठीक है, बाकी ये तो पहले भी था आपका, इसमें कोई भी वो बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट और ज्वाइंट्स का आपका पहले भी था, तो ये तो आपका एज इट इज सेम है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडीज, ऑपरेशन, कंट्रोल, इंटरसेक्शन, रोटरी डिजाइन, एलिमेंट, साइन एंड सिग्नल, ये पार्ट आपका पहले था, तो ये एज इट इज आपका पार्ट है। ठीक है, प्लानिंग, लाइटिंग, मतलब ये प्लानिंग वाला पार्ट आपका आ गया, लाइटिंग वाला पार्ट आ गया, मार्किंग वाला पार्ट आ गया, ड्रेनेज और एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट की अगर बात की जाए तो जैसे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर ही आप एक्सीडेंट स्टडी, जो एक्सीडेंटल स्टडी होती है, उसको डिस्कस करते हो, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आप देखोगे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। साथ ही साथ मटेरियल्स, हाईवे मटेरियल्स, ये आप पहले भी पढ़ते थे। ठीक है, एनयूटी, मॉडल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये एक थोड़ा सा पार्ट आपका नया जुड़ा है यहाँ पे। एम्यूनिटीज की यहाँ पे बात की जा रही है, एम्यूनिटीज मतलब क्या सुख सुविधाएं अपन देते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस कैसे होता है, ठीक है, और फ्लाईओवर्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है।
तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आपका ये सिलेबस आया है, इन सारी चीजों को पढ़ना है भैया। यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग को मेंशन नहीं किया गया है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को मेंशन नहीं किया गया है। पहले आपका रेलवे इंजीनियरिंग भी पूछा जाता था, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी पूछा जाता था, बट अब यह मेंशन नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हाईवे इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है, और उसके अंदर भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ये टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने जो पार्ट यहां पर बोला है वो हमारी यूनिट है हाइड्रोलिक्स। अब इन्होंने हाइड्रोलिक्स का नाम दिया है भैया, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, पूरा का पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में बात की जाए तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, प्रेशर एंड मेजरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, बायोएंसी एंड फ्लोटिंग, ये कंडीशन के बारे में पढ़ना है। ये तो आपको पहले भी पढ़ना पड़ता था। ठीक है, काइनेमेटिक एंड डायनामिक आपको पूरा पढ़ना है, मतलब कि टाइप ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो आपको पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो आपको पढ़ना है, इक्वेशंस आपको पढ़ना है, जितनी भी इक्वेशंस रहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑन मेजरमेंट, मेजरमेंट्स की एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, मशीन्स के बारे में आपको पढ़ना है, पाइप फ्लो आप पहले भी पढ़ते थे, पाइप फ्लो, विस्कस फ्लो, डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। बस ये मॉडल एनालिसिस आपको यहाँ पर एक एडिशनल पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ओपन चैनल फ्लो आप पूरा पढ़ते थे, तो ओपन चैनल फ्लो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ मशीन एंड पावर ट्रांसमिशन, मतलब पंप और टरबाइन आपको पढ़ना है। ठीक है, पंप और टरबाइन आपको पढ़ना है, मतलब पूरा का पूरा मशीन और पावर ट्रांसमिशन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हाइड्रोलिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। पूरा कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा होता है इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक्स, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका हाइड्रोलिक्स के अंदर है। तो ये आपका एज इट इज है, इसके अंदर कोई भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भैया सॉइल मैकेनिक्स आपका यूनिट 3, जिसको यहाँ पे बोला गया है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या बोला गया है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रॉपर्टीज एंड ऑल टेस्ट ऑन सॉइल आपका हो गया, एनालिसिस एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉइल टेस्टिंग। मतलब ये आपका पहला वाला पार्ट एज इट इज है, ये पहले भी पूछा जाता था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब वो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हो, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो पढ़ते हो, उनकी जो टेस्टिंग वगैरह पढ़ते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये आपका पहले भी था। अर्थ प्रेशर आपका पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्लोप स्टेबिलिटी भी आपका एज इट इज है। स्लोप स्टेबिलिटी मतलब कि यहाँ पे कितने टाइप की होती है, थ्योरीज, मेथड्स वगैरह क्या क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करना है। फाउंडेशन आपका एज इट इज है, आपका जो पहले था। ठीक है, यहाँ पे सैलो हो गया, डीप हो गया, सीट पाइल हो गया, बल्क हेड आपका हो गया, मशीन फाउंडेशन हो गया। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे चेंज जो आया है वो चेंज आपका आया है कहां पर, इसको अलग कलर से अपन मार्किंग कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पे मशीन फाउंडेशन। ये मशीन फाउंडेशन आप डिस्कस नहीं करते, जनरली हम और सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में कंप्लीट कर लेते थे चीजों को, पुराना भी था। लेकिन अब यहाँ पे मशीन फाउंडेशन आपका आ गया है। ठीक है, और इन सब का आपको क्लासिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, सारी फाउंडेशन को डिजाइन करना है। तो ये वाला पार्ट आपका जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है उसके अंदर आपका इंक्लूड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सॉइल इंप्रूवमेंट की यहाँ पे बात हो गई है। सॉइल इंप्रूवमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉइल इंप्रूवमेंट में अब देखो कंसोलिडेशन वाला जो पार्ट आपका है, कॉम्पैक्शन वाला जो पार्ट है, ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ना है। अब ऐसा मत समझना कि भैया यहाँ पे परमेबिलिटी नहीं लिखा है, सीपेज वाला जो पार्ट है वो नहीं लिखा हुआ है, वो इंक्लूड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड ऑल टेस्ट ऑन सॉइल एनालिसिस एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉइल टेस्टिंग, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। वो बिल्कुल भी मन में ऐसा मत रखना कि नहीं पढ़ना है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन तो आपका ऊपर हो गया, प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगी, ग्राउटिंग क्या होता है, जियो सिंथेसिस क्या होता है, और ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, जैसे कि सॉइल स्टेबलाइजेशन की जो प्रोसेस आपकी होती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक्सप्लोरेशन आपको नहीं पढ़ना है, जो कि पुराने सिलेबस में था। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन जो आपका था वो आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको यहाँ पे ग्राउटिंग जुड़ गया, जियो सिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है, और ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये आपका अपडेट हुआ है
सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, मतलब कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा हो गया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिलेबस। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यूनिट नंबर 4 जो हमारी है, यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या अपडेशन आया है? यूनिट नंबर 4 के अंदर अपडेशन आया है एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो आपका लिखा रहता था, बट जो हमारा क्या बोलते हैं आयोग है, वो हमेशा से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसको बोलता आ रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके अंदर तो आप देखोगे सबसे पहले लिखा है वाटर। वाटर में आपको क्वालिटी और डिमांड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप क्वालिटी और डिमांड के बारे में पढ़ोगे तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनालिसिस क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, और अर्बन एंड रूरल वाटर सप्लाई आपका क्या होता है। ठीक है, एज इट इज आपका है। वेस्ट वाटर के अंदर अगर बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें। एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। कलेक्शन एंड डिस्पोजल, ठीक है, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज स्कीम एंड रूरल सैनिटेशन, ये वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है, तो ये तो पहले भी था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट तो आपको करना है दोनों का, वाटर ट्रीटमेंट भी आपको करना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी आपको करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट का यहाँ पे अलग से एक पर्टिकुलर सेक्शन डाल दिया इन्होंने। सॉलिड वेस्ट की यहाँ पे बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट का भी आपको अब ट्रीटमेंट यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का भी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एयर पॉल्यूशन आपका एज इट इज है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनालिसिस क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं और किन इंस्ट्रूमेंट से या किन इक्विपमेंट से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो एयर पॉल्यूशन जो छोटा सा पार्ट था उसके अंदर एक दो चीजें ऐड कर दी, मतलब कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एनालिसिस भी अब आपको करना है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल इक्विपमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया है एनवायरमेंट के अंदर वो आया है ये लास्ट वाले पॉइंट के अंदर। क्लियर, लास्ट वाले पॉइंट के अंदर ये आपने देखा होगा कि एक्ट एंड स्टैंडर्ड, ये वाला पोर्शन आपका ऐड हो गया है, एक्ट और स्टैंडर्ड। अब जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पहले जो सिलेबस था तो उसके अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते थे कि एक्ट और स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे आपको बता दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, किस ईयर में आया, किस लिए बनाया गया था, वाटर एक्ट आपका क्या होता है, पॉल्यूशन एक्ट आपका क्या होता है। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना रहेगा। जैसे कि आप देखोगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना उसके बाद आया था ये आपका। ठीक है, ऑल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट संबंधित रूल्स आए हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके स्टैंडर्ड के बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम एनसीएपी, एनकैप जो आपका होता है उसके डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है स्मार्ट सिटी के साथ जो आया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको एनकैप के सारे डॉक्यूमेंट पढ़ना है। एनकैप से रिलेटेड एनवायरमेंट के आपको सारे डॉक्यूमेंट पढ़ना है। तो एनवायरमेंट के अंदर आपका जो एडिशन हुआ है वो हुआ है इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये जो पार्ट लास्ट वाला है ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये पूरा का पूरा पार्ट नया जुड़ा है और आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, जनरली हम नहीं पढ़ते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भैया इस बार तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को सिर्फ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर दिया है। ठीक है, एक तो ये नाम में ही चेंज कर दिया इन्होंने कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्लानिंग की बात छोड़ो। ठीक है, सीपीएम जो हमारा होता था इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात की है कि आपको इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ना है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, शेड्यूलिंग एंड इट्स मेथड, मतलब शेड्यूलिंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स या शेड्यूलिंग क्या होता है। फॉल्स वर्क के रिलेटेड भी आपको पढ़ना है, जो गलत काम होता है फॉल्स वर्क। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको पढ़ना है। अगर बात की जाए तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये अब मैनेजमेंट में इन्होंने डाल दिया है, बट जनरली अगर ये पार्ट अपन बोले ना तो एस्टिमेशन अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सब इंजीनियर का हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर एस्टिमेशन पढ़ते हैं, वहां पे अपन जनरली इसको डिस्कस करते हैं। किसको, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट को, इसको डिस्कस करते हैं। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, मतलब टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या प्रोसेस होती है पूरा, मतलब टेंडर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे प्रोसेस की जाती है टेंडर निकालने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे पढ़ना है। अगली अगर मैं बात करूं तो इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, ये तो पहले भी था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो आपका होता है वो आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन क्या है, किस कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हो, क्या इसका ऑपरेशन है,
क्या आउटपुट निकल रहा है, क्या एसोसिएटेड कॉस्ट आती है, ठीक है, क्या फंक्शन इसके होते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। मतलब डिस्कस मतलब कि पढ़ना है, एग्जाम में आएगा ये अपने, ठीक है। अगली जो चीज यहाँ पे इंक्लूड हुई है, अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या आपका ऐड हुआ है, उसकी अगर बात की जाए तो वो आपका क्या रहेगा, हाँ वो आपका क्या रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो, हाँ बताओ जल्दी से क्या रहेगी। अगर उसकी बात की जाए तो यहां पर आपका जो एमपीपीडब्ल्यू कन्वेंशनल, क्या एमपीपीडब्ल्यू कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर एंड ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड स्टोर, ये जो आपका सेक्शन देख रहे हो, ये सेक्शन आपका यहां पर पूछा जाएगा। कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा, एमपीपीडब्ल्यू, कौन सा पूछा जाएगा, एमपीपीडब्ल्यू कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर एंड ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग अकाउंट एंड स्टोर, मतलब ये वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन आपका है, ये वाला सेक्शन आपका यहाँ पर ऐड हुआ है, इस सेक्शन को आपको अलग से पढ़ना रहेगा। एमपीपीडब्ल्यू कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर एंड ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड स्टोर। कन्वेंशनल प्रोसीजर क्या है एमपीपीडब्ल्यू की, एमपीपीडब्ल्यूडी की, ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, हर एक फॉर्म आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, अकाउंट से रिलेटेड और स्टोर से रिलेटेड, ये सेक्शन आपका यहाँ पे नया आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो साइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, सॉरी, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो साइट ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, लेबर से रिलेटेड क्या लॉज हैं, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्या लॉ लॉ है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्या चीजें हैं, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज आपकी क्या है, मतलब थोड़ा सा एथिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे, एथिक्स वैल्यूज जो होती है उसको ऐड किया है, मतलब ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका न्यूली यहाँ पर फ्रेशली यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 6 के अंदर अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर 6 के अंदर आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि आपको पहले यूनिट नंबर 1 में मिलता था, तो यूनिट नंबर 6 के अंदर आप देखोगे तो जो हम वो पढ़ते थे ना बेसिक मैकेनिक्स, उसके अंदर हम फोर्सेस को डिस्कस करते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करते थे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते थे, वो चीजें आपकी यहाँ पे डाल दी हैं हम। फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, ये तो आपका वही है, डिटरमिनेट फ्रेम क्या होते हैं, ट्रस क्या होता है, सिंपल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होते हैं, मतलब ये आपका सॉम का पार्ट हो गया, ठीक है। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, बेंडिंग, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्लेक्शन, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट एंड कॉलम एंड स्ट्रट, ये भी आपका सॉम का पार्ट हो गया। वर्चुअल वर्क स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल फॉर बीम एंड फ्रेम इंटर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये आपका जो हो गया टॉस का पार्ट हो गया। आर्चेस के बारे में टॉस का पार्ट हो गया। प्लास्टिक थ्योरी जो आपकी है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे थ्योरी ऑफ फेल्यूर सॉम के अंदर अपन पढ़ते हैं, कंबाइंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस सॉम के अंदर पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड जो आपकी होती है आप टॉस के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। मतलब टॉस और सोम इन दोनों को मिला के आपका ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंज है, जैसे फोर्सेस हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ये तीन चीजें आपकी यहाँ पे एडिशनल देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और ये तीन चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर दो सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, एक तो आपका इंक्लूड किया है आरसीसी, तो दूसरा आपका किया है स्टील। मतलब पहले ये दोनों सब्जेक्ट आपके अलग अलग आते थे, और अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब कर दिया है कंबाइंड, मतलब आरसीसी और स्टील आपका कैसा पूछा जाएगा, कंबाइंडली आपसे पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, कंबाइंडली आपसे पूछा जाएगा। कंबाइंडली अगर ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि जब देखोगे टोटल 10 यूनिट आपकी होती है, हर यूनिट अगर देखोगे तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब अब आरसीसी और स्टील को मिला के टोटल 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आरसीसी के अंदर आपको पूरा का पूरा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब बेंडिंग में पढ़ना है, शियर पढ़ना है, बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। स्लैब की अगर बात की जाए तो स्लैब आपको पढ़ना है, बीम पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, फुटिंग पढ़ना है, एज इट इज है। बस यहाँ पे ये जो आ गया है ना स्टेयर केस और रिटेनिंग वॉल्स, अब देखो ये पहले भी होता था, ये आपका पहले भी होता था स्टेयर केस और रिटेनिंग वॉल्स, कोई नया नहीं है, पहले भी आपका स्टेयर केस रिटेनिंग वॉल्स था, बट हम पढ़ते नहीं थे, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने उसको
अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट आता था तब हम नहीं पढ़ते थे, कंबाइंड कर दिया तो भाई थोड़ा बहुत तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा ना इसको। तो आरसीसी के अंदर यही चीज हो गया है। और लास्ट वाला अगर आप पार्ट देखोगे ना तो इसके अंदर आपका प्री स्ट्रेस डिजाइन और ब्रिज इंजीनियरिंग, मतलब ये ब्रिज इंजीनियरिंग एक जो छोटा सा पार्ट है वो भी आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज पहले भी थी अभी भी है, बट ये यूनिट नंबर 7 के अंदर ऐड की गई है। ठीक है, कोई नया बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंज नहीं है। स्टील की अगर बात की जाए तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ टेंशन, ठीक है, एंड कंप्रेशन मेंबर, मतलब टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर एज इट इज पढ़ना है। बीम भी आपको एज इट इज पढ़ना है। प्लेट गर्डर आप एज इट इज पढ़ते थे तो वो भी पढ़ना है। ट्रस मेंबर आपका यहाँ पे आ गया है, मतलब रूफ ट्रस जो आपका होता है ना वो भी पढ़ना है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, ए एज इट इज है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्शंस पढ़ना है। सिंपल कनेक्शन, एसेंट्रिक कनेक्शन, मतलब कनेक्शन यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कि बोल्टेड बोल्टेड जो आपका हो गया है, रिवेटेड आपका जो हो गया है, बेल्टेड जो आपका हो गया है। तो ये इन तीनों को यूज करके जो कनेक्शंस को बनाया जाता है उसको अपने को यहाँ पे एज इट इज पढ़ना है। बीम और कॉलम का कनेक्शन पढ़ना है, मतलब जब भी हम बीम को डिजाइन करेंगे तो कनेक्शन तो प्रोवाइड करेंगे, तो इंक्लूडेड हो गया ये आपका उसके अंदर। प्लेट गर्डर और ट्रस कनेक्शन के बीच में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टील के अंदर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, आरसीसी में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे भैया। आरसीसी और स्टील का जो सिलेबस था वही पढ़ना है आपको। ठीक है, बस आप यहाँ पे याद करोगे तो देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे सभी जगह लिमिट स्टेट मेथड लिखी हुई है। ठीक है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं पढ़ोगे तो लिमिट स्टेट मेथड जो हमारी है वो देखो, ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि वर्किंग नहीं पढ़ोगे तो लिमिट स्टेट नहीं बनेगी, लिमिट स्टेट आपसे बनेगी, कोई अलग बात नहीं है, बट अगर पढ़ लोगे तो और अच्छे से बनेगी अपने को। ठीक है, तो मेंशन तो नहीं किया गया है, और अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। लिमिट स्टेट मेथड को यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे किसी की भी डिजाइन नहीं बोली है आपसे, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है वो है आपकी यूनिट नंबर 8 के अंदर यहाँ पे नए सब्जेक्ट आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि अभी तक आपके असिस्टेंट इंजीनियर सिलेबस के अंदर नहीं पूछे जाते थे। वो हो गया आपका सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ठीक है, क्या हो गया है, सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। मतलब सर्वेइंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको टोपोग्राफिक सर्वे पढ़ना है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट और एसेसरीज के बारे में पढ़ना है, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक लीनियर मेजरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, एंगुलर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है। अब जनरली हम टोटल स्टेशन नहीं पढ़ते थे, अब आपको ये टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, मतलब ये लेवलिंग वाला पार्ट आपका आ गया, मतलब कि इसके अंदर आपको थेडोलाइट पढ़ना है, टेकोमेट्री पढ़ना है, मैपिंग एंड सेंसिंग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कर्व तो आपका पहले भी होता था, तो कर्व तो आपको पढ़ना है, वो कर्व यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां आपका हाईवे के अंदर भी कर्व होता है। ठीक है, तो मैपिंग एंड सेंसिंग यहाँ पे आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरली आप नहीं पढ़ते थे इसको, मुझे पता है। ठीक है, और यहाँ पे अलग से आप देखोगे ना, रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट भी आपका जुड़ा हुआ है, मतलब कि इंट्रोडक्शन क्या है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट, इसकी एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको जीआईएस के बारे में पढ़ना है, आजकल ये बड़ी चीज चल रही है जीआईएस, तो जीआईएस भी इन्होंने डाला है और जीपीएस भी इन्होंने डाला है, तो इसके बारे में ही पढ़ना है। सैटेलाइट मैपिंग के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली ये वाला जो पार्ट हमारा होता है ना, ये हम छोड़ देते थे। ठीक है, ये वाला हम पार्ट छोड़ देते थे, बट ये वाला पार्ट आपको सर्वेइंग के अंदर कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि भैया इंडिविजुअली यूनिट बना दी इन्होंने। 5 क्वेश्चन तो आपके सर्वेइंग से बनने वाले हैं, 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं एस्टिमेशन से। ठीक है, 10 नंबर की बात है। ठीक है, अब इस सिलेबस को देख के ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने एमपीपीएससी एई का जो पेपर है थ्योरी ओरिएंटेड आपका पेपर बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी थ्योरेटिकली आ गई हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो क्वांटिटी एस्टिमेट के बारे में आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग क्या होता है, टाइप एंड मेथड ऑफ एस्टिमेट आपका क्या होता है, मेजरमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी आपका क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेट आप कैसे करते हो, एमपी गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट क्या होता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं जो कॉस्ट ऑफ वर्क को आपका इफेक्ट करते हैं, और वैल्यूएशन, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि अब डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया है तो वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर किसी टॉपिक से लिंक करता है, जैसे वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में आपका डेप्रिसिएशन लिंक करेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन करोगे तो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट के बेसिस पे आप करोगे,
तो आप डेप्रिसिएटेड कॉस्ट के बेसिस पे आप करोगे, तो मतलब एक तरीके से वो हिडन टॉपिक आपका हो गया है, जो कि आपको इसके अंदर कवर अप करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, आप एमपीपीएससी एई जो आपका कोर्स है, मतलब एग्जाम है, अगर आप इसका टारगेट कर रहे हो, तो नए पैटर्न पर जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है, चाहे वो आपका आईसीटी वाला पार्ट हो, एमपीजीके वाला पार्ट हो, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, तो आपको ऑनलाइन मोड में आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारी ऐप पर जा सकते हो, वहां पे आपको एमपीपीएससी 2024-2025 नए सिलेबस के आधार पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में कोर्स मिलेगा, और इस पर आपका जो प्राइस है वो है आपका 4999। अगर आप इस प्राइस को लेते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 10% आपका एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप कंप्लीट ओवरऑल आप हमारा ये कोर्स लेते हो, जिसके अंदर आपका टेक और नॉन टेक दोनों ही आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली पार्ट ए का लेना चाहते हो, क्योंकि पार्ट ए के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हुई हैं, और मार्केट के अंदर अभी आपको रिसेंटली तुरंत से कंटेंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट के अंदर हमें अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, तो इतने जल्दी आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो लाइव और रिकॉर्डेड आपको एमपीजीके एंड आईसीटी का नए सिलेबस पे आधारित कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो प्राइस है 1899 आपका है। ठीक है, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो ये वाला सेक्शन आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है, और अगर आपको टेक्निकल नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये चाहिए, तो आपको ये यहाँ पर इंडिविजुअली भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही कोर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन मोड में एमपीपीएससी एई का बैच लेना चाहते हो, तो एमपीपीएससी एई का आपको ऑफलाइन मोड में भी बैच मिल जाएगा। पूरा का पूरा बैच जो रहेगा नए सिलेबस पर आपका आधारित रहेगा। इससे रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स पे आप कॉल करके कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारी नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी लेने के लिए। अब आगे बात करते हैं अपन 9 नंबर की यूनिट की। ये 9 नंबर की जो यूनिट है, उसके अंदर क्या सिलेबस यहाँ पे चेंजेस आया है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग WRE आपका पहले भी होता था। ठीक है, अब इरिगेशन वाला पार्ट देखो आपका एज इट इज है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। सॉइल क्रॉप वाटर रिलेशनशिप, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी की अगर बात की जाए, तो प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट आपको पढ़ना है। प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट बोल दिया, मतलब भाई यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने हाइड्रोलॉजी इंक्लूड कर दिया है। इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ, फ्लड्स, सब तो मेंशन कर दिया। अब प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट आप पढ़ोगे, तो प्रेसिपिटेशन के अंदर ही 10 चीजें आ जाती हैं, और प्रेसिपिटेशन का जो मेजरमेंट पढ़ोगे वहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इंक्लूड किया है, मतलब कि कंप्लीट हाइड्रोलॉजी आपका है। कैनाल एंड स्ट्रक्चर के बारे में तो हम पहले भी पढ़ते थे। स्टोरेज और डाइवर्जन वर्क के बारे में भी पढ़ते थे, वो भी आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर मेजर चेंजेस आपके नहीं है, वही ऑलमोस्ट आपका सिलेबस है जो अपने को यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट नंबर 10 पे बात की जाए, तो यूनिट नंबर 10 को कंप्लीटली अपडेट कर दिया गया है, नया सब्जेक्ट आपका यहाँ पे जुड़ गया है। और नया सब्जेक्ट की बात की जाए, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, इसको फ्रेशली यहाँ पे जोड़ा गया है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं मटेरियल्स की, तो ऑल कन्वेंशनल एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्ट एंड आईएस कोड, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर आईएस कोड भी आपको पता होना चाहिए कि इस मटेरियल के लिए कौन सा आईएस कोड होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा मटेरियल के बारे में पढ़ना है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। कंक्रीट आपका पूरी सब्जेक्ट होता था, इंग्रेडिएंट क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, कंक्रीट की टेस्टिंग क्या होती है, आईएस कोड क्या होते हैं, डिजाइन मिक्स क्या होता है, रेडी मिक्स क्या होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट आपका क्या होता है, तो ये आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है। बिल्डिंग कंपोनेंट एंड एलिमेंट, मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट होता है उसमें आते हैं आपके, जैसे कि मैसोनरी, स्टोन मैसोनरी, ब्रिक मैसोनरी, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग के बारे में आपको पढ़ना है, फ्लोर्स के बारे में आपको पढ़ना है, रूफ के बारे में आपको पढ़ना है, डोर विंडो के बारे में आपको पढ़ना है, स्टेयर केस के बारे में पढ़ना है। मतलब ये आपने पढ़ा था बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो आपका था ना, उसके अंदर आपने ये पर्टिकुलर सेक्शन आपने स्टडी किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो यहाँ पे वो प्लानिंग वाला पार्ट डाला गया है, जो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में से प्लानिंग निकाला ना, उस प्लानिंग को यहाँ पे अलग से डाल दिया। अब प्लानिंग में क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बाईलॉज आपके क्या होते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड आपका क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके क्या होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना प्लानिंग वाला, ये जनरली आपका सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर आता था, और उसके अंदर भी बिल्डिंग बाई लॉज आते थे, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजों का एडिशन यहाँ पे कर दिया है। बिल्डिंग प्रोविजन की अगर बात की जाए, तो बिल्डिंग प्रोविजन भी इसके अंदर डाल दी है, मतलब ये क्यूएससी का आप जनरली पार्ट बोल सकते हो कि क्यूएससी के अंदर होता है। जैसे कि प्लम्बिंग आपका हो गया, सैनिटरी आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया, फायर सेफ्टी आपका हो गया,
थर्मल हो गया, साउंड एक्वास्टिक आपका हो गया, सिक्योरिटी आपका हो गया, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, तो ये वाली चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। मतलब ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, ये आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया अलग टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी, मतलब अल्टीमेटली तो अगर मैं बात करूंगा कि ये पूरा आपका हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि भाई मटेरियल इनने लिख दिया और यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि कौन कौन से मटेरियल पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑल कन्वेंशनल मटेरियल भी हो गया और मॉडर्न मटेरियल भी हो गया, मतलब सब पढ़ना है। एक शब्द में उन्होंने पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। कन्वेंशनल मटेरियल के बारे में भी आप पढ़ोगे और साथ ही साथ आप मॉडर्न मटेरियल के बारे में भी पढ़ोगे। मतलब सिलेबस आपका यहाँ पे चेंज हुआ है बहुत सारा। 3 सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एज इट इज उन्होंने नए डाल दिए। एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेक्नोलॉजी, अब दो लोग मतलब 2 सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, वहां पे सर्वेइंग और एस्टिमेशन को मिला के उन्होंने एक सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टेक्निकल पार्ट के सिलेबस में चेंजेस किया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, आयोग के द्वारा ये टेक्निकल पार्ट के अंदर आपका चेंजेस किया गया है। ठीक है, कोर्स की जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा हम आ, पूरा जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एमपीजी के और आईसीटी वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वो हम सेपरेटली सर जो हमारे हैं नॉन टेक वाले, वो आपको सेपरेटली उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप देखोगे तो पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने डाली थी, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे डाली थी कि ये आपके एई के सिलेबस के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी ने क्लॉज दिया था उस टाइम पे कि भैया 1 जनवरी के बाद जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके अंदर आपका एमपीजीके का सिलेबस ये अपडेटेड वाला रहेगा। बट कंफर्म अपने को सोर्स ही नहीं था कि एई के अंदर ये अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, बट इन्होंने एई के अंदर उस चीज को अपडेट कर दिया है, तो वो सेपरेट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जरूरी नहीं है कि भैया आप कोर्स के लिए ही हमें कॉल करें। ठीक है, कोर्स लेना है तो ही आप कॉल करें। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है, आपको जो भी हेल्प चाहिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो जो भी अपडेट्स होते हैं एमपीपीएससी एई के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने बोला है आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर भी बोला है कि भैया अगले महीने से आपके जो फॉर्म वगैरह हैं वो आपके फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है वैकेंसी को लेके, तो अपन एक सेपरेट वीडियो के अंदर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।